डॉक्टर कौन से वाले हो आप? पीएचडी वाले हो कि उपनाम वाले हो कि बिल्कुल सीधे इंजेक्शन वाले हो? डॉक्टरी करत करत जो है राजनीति में एंट्री कैसे भाई? इनको कोई वाक्या तो हुई है। बहुत सारे लोगों ने कही कि उनके कर्मचारी हते वे जो है उनकी गाड़ी चलाते, क्योंकि एक आध बार कोई ऐसी फोटो भी आई हुई है कि सिंधिया जी की आप शायद मतलब आप उनकी गाड़ी में आप बैठे, आपकी गाड़ी में भी बैठे, तो ये क्या कहानी है? और आपको पद मिले जब आप अपने क्षेत्र में पहुंचे और पार्टी की बहुत सारे पदाधिकारी ने दूरी बनाई, आपने अपरोक्ष तौर पर कटाक्ष करे और अब आप भले ही कैमरे के सामने तनक कर दो। आपकी और उनकी तो राम राम श्याम श्याम है, लेकिन समर्थकों की धूम धड़ाम सोशल मीडिया पे है। मड़ा अटाई में या बचिया के अगल बगल जो है जते बचिया लग रही हुई है, भंसारे से लेकर डुंडूबेड़ तक, कलेऊ से लेकर बिहारी तक चले। जैसी जो चर्चा करने वह चर्चा हो जाए। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज हमारे संगे वे शख्सियत हैं जो लगभग हर साल 2 साल में चर्चाओं में आउट हैं, और चर्चा में जब आउट है तो बहुत तेजी से आउट हैं। काहे कि उनको राजनीतिक सफर भी एकदम ज्वार भाटा की तरह होते हैं कि कभू एकदम ऊपर और कभू एकदम नीचे और फिर ऊपर और फिर नीचे। तो एक प्रकार से उनको राजनीतिक करियर है, लेकिन स्वभाव में बड़े भोले हैं और उनकी जो बातचीत को लहजा है वो भी बड़ो सभ्य है, लेकिन चर्चाओं में खूब रहते हैं। और एक बार फिर से ऊंचाइयों की तरफ एक बार फिर से उनने कदम बढ़ाए हैं। फिलहाल नागरिक आपूर्ति निगम के नए अध्यक्ष मध्य प्रदेश के और पूर्व सांसद केपी यादव जी हमारे संगे हैं। भैया राम राम। जय राम जी की सभी जना। बहुत दिना में आए, आज यूर फिर पकड़ में क्या बात है? तो मैं सही जो है आपके साथ हूँ, और जब आपने बोला है, जब आपने कहा है तब हमारी बात होती है। और बीच में जरूर कई अन्य प्रदेशों में पार्टी ने भेजे, तो चुनाव की दृष्टि से जहाँ जहाँ भेजे वहाँ काम करते रहे। अब मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी दे दी है तो ठीक है, इतने काम करें तुम्हारे साथ। तो इतने काम करें, लेकिन बहुत दिनों बाद जो है तनक गियर तनक ऊपर वारो लगे। ये देखो, हमें लगता है कि ये तो अपनी अपनी सोच का फर्क है। पार्टी ने हमें जिते जिते जो जिम्मेदारी दी, हमने पूरी ईमानदारी से वह जिम्मेदारी निभाई, और जैसी जिम्मेदारी जिते दी उतना वैसे काम करके भी दिखाओ। इसलिए पार्टी भी हमें जिम्मेदारी पे जिम्मेदारी देते रही। अब पार्टी ने अगर हमें मध्य प्रदेश में कोई जिम्मेदारी दी है तो जामे ही बहुत अच्छा काम करके देखें। लेकिन पिछली बार जब आपको जो है जिम्मेदारी मिली थी, फिर बीच में ब्रेक आओ, बहुत सारी चीज़ें विस्तार से फुर्सत से हो आज ज़्यादा, हाँ फुर्सत से हुई ये बात। तो जा बताओ, हम मतलब बहुत सारे चूँकि दर्शक आपको जानत 2019 से, मतलब आमतौर पे मध्य प्रदेश में आपके क्षेत्र के अलावा, मान लो आपको लोकसभा क्षेत्र के अलावा बाकी प्रदेश के ज़्यादातर लोग हम ही जैसे लोग मान लो कि 2018-19 के आसपास से आपको जानत। ई के पहले की शुरुआत से करें कि डॉक्टर साहब को पूरा काम शुरुआत कैसे, राजनीति की बात पहले जाओ तो डॉक्टर कौन से वाले हो आप? पीएचडी वाले हो कि उपनाम वाले हो कि बिल्कुल सीधे इंजेक्शन वाले हो? इंजेक्शन वाले हो। हाँ, अस्पताल भी है आपको अशोकनगर में? मेरा जो है एक नर्सिंग होम है, और बीच में एक जो है बड़ा हॉस्पिटल भी मैंने कुछ दोस्तों के साथ मिलके डाला था। तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, और हम कुछ दोस्तों ने मिलके बहुत अच्छी शुरुआत की थी। और चूँकि अशोकनगर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी पर्याप्त नहीं हैं, तो उनको देखते हुए कि हम क्षेत्र में क्या बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं ला सकते हैं, एक बड़ा हॉस्पिटल डाला था, और सफल भी रहा था काफ़ी। पर जीवन में कुछ भी फिक्स नहीं होता, कब कैसा मोड़ आ जाए। तो बस एक मोड़ आया और मैं राजनीति में आ गया, और आपके साथ। तो सांसदी के चक्कर में अस्पताल बंद कर दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि चल रहा है। देखिए फिलहाल तो बंद है, क्योंकि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि जो काम करो पूरी लगन, ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करें। तो अगर मैं जनसेवा में आया हूँ, जनसेवा वो भी थी मेरे लिए, और शायद जितने वर्ष मैंने जो है लोगों की सेवा की है एक चिकित्सक के रूप में, उन सबका ही आशीर्वाद है ये
कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जनसेवा वो भी थी, जनसेवा आज भी कर रहा हूँ, पर चूँकि अब मैं दूसरे दायित्व पे हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से जनसेवा ही करनी है, तो फिर राजनीतिक रूप से ही काम करना चाहिए। तो मैंने अपना जो है चिकित्सीय व्यवसाय जो था वो बंद कर दिया है और अभी पूरी तरह से मैं राजनीति के क्षेत्र। अच्छा, डॉक्टरी करत करत जो है राजनीति में एंट्री कैसे भाई को कोई वाकया तो हुई है? देखिए, डॉक्टरी में भी लोग अपनी बीमारी लेके आते हैं, शारीरिक बीमारी लेके आते हैं, और राजनीति के क्षेत्र में लोग परेशानी लेके आते हैं, पर वो मानसिक या दूसरे तरह की परेशानियां होती हैं। तो काम तो वही है कि लोगों की सेवा करनी है, लोगों की मदद करनी है। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। नहीं, मतलब एंट्री हम जानना चाह रहे हैं, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई कि अपन क्यों लगभग कौन से परिवार में लोग राजनीति से जुड़े रहे। मेरे दादाजी भी जुड़े रहे, पापा भी राजनीति से जुड़े रहे। वो जब अपने छात्र जीवन में कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे, और जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तब वो सरपंच भी रहे, फिर इसके बाद मंडी अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद जनपद अध्यक्ष भी रहे, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, विधानसभा भी लड़े। तो एक राजनीतिक परिवार से था, तो राजनीति से तो जुड़ाव था ही था मेरा, तो मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं आई। अच्छा, हमारे पास जो जानकारी है, हो सकता हम सही के गलत, कि जब 2016 के आसपास शायद मोहाली को उपचुनाव हो, तो 17 में, और उस समय आप कांग्रेस में थे और सिंधिया जी भी उस समय कांग्रेस में थे, तो उस समय भाजपा की नज़र उपचुनाव में आप पे पड़ी थी, क्या जवाब सही है? बिल्कुल, जो है मैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ था, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा परिवार उनसे जुड़ा रहा है, तो उनसे जुड़ा था। और तब तक मैं एक चिकित्सक के रूप में ही काम करता था, पर ऐसा उनका निर्देश था कि तुम्हें उपचुनाव लड़ना है, तो मैं थोड़ा सा राजनीति में सक्रिय हो गया था, पर किसी कारण से टिकट नहीं हुआ, तो थोड़ी सी निराशा भी हुई, क्योंकि जब व्यक्ति का एक बार मन बन जाता है किसी क्षेत्र में काम करने का, और तो बनी बात है, मेरा जब मन बना तो मुझे ऐसा लगा कि ये रास्ता नहीं तो दूसरा रास्ता, जब राजनीति करनी है तो क्यों ना फिर, क्योंकि तब तक मेरा पूरी तरह से मन बन चुका था कि मुझे अब राजनीतिक क्षेत्र में आना है, क्योंकि पापा की भी एज हो गई थी, वो भी चाहते थे कि कोई ना कोई परिवार से लोगों के साथ खड़ा हो, लोगों की मदद कर सके, क्योंकि मैं और मेरा परिवार हमेशा लोगों से जुड़ा रहा है। तो जब मैं चिकित्सक के रूप में काम करता था, तब भी चूँकि मेरा जिला मुख्यालय पे रहना था, तो तब भी लोग आते ही थे, और पापा भी कई बार मेरे पास लोगों को भेज देते थे कि केपी है, चले जाओ, वो कलेक्टर से बात कर लेगा, या वो एसपी से बात कर लेगा, या वो तहसीलदार से बात कर लेगा। तो चूँकि मैं एक चिकित्सक था, तो मेरा संपर्क सभी से था वहाँ, और लोग भी उम्मीद से आते थे। तो मुझे लगता था कि ठीक है, मैं अपना चिकित्सीय व्यवसाय तो कर ही रहा हूँ, पर ठीक है, अगर कोई किसी उम्मीद से मेरे पास आया है तो मैं उनकी उस तरह से भी मदद करता रहता था। और एक चिकित्सक के रूप में मेरा सारे अधिकारियों से, सभी से बहुत अच्छा संबंध थे मेरे। तो धीरे धीरे लोगों से भी जुड़ता गया और राजनीतिक क्षेत्र में भी आता गया, तो बस आ गया। चुनाव पे भी आगे बात करें, लेकिन वह जो फोटो है सेल्फी वाली, ई के पीछे की क्या कहानी है? मतलब उसको देख के बहुत सारे लोगों ने मतलब क्योंकि आज जब लंबी बातचीत के दौर में है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हमें लगत होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कही कि उनके कर्मचारी हते, वे जो है उनकी गाड़ी चलाते, क्योंकि एक आध बार कोई ऐसी फोटो भी आई हुई है कि सिंधिया जी की आप शायद आप उनकी गाड़ी में आप बैठे, आपकी गाड़ी में भी बैठे, तो ये क्या कहानी है उस फोटो की और वो गाड़ी की? गाड़ी में अभी भी चलाता हूँ। अभी भी जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपील की कि हमें डीजल पेट्रोल बचाना है और जहाँ तक हो सके सार्वजनिक परिवहन जो सुविधाएं रहती हैं उनमें जाना है या इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करना है, तो अभी भी मैंने अपने मित्र की इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके और मैंने ही चलाई थी।
और बीच बीच में जब भी मन करता है मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो आप कहो तो मैं आपकी गाड़ी चला के ले चलता हूँ, कहीं जाएंगे तो बनी बात है मैं कहूँगा सचिन भाई मैं चलाता हूँ गाड़ी, आप जरा बैठो, आपकी गाड़ी को मैं चला के। नहीं तो वो गाड़ी जो आप चला रहे थे वो आपकी गाड़ी में सिंधिया जी बैठे थे कि सिंधिया जी की गाड़ी में आप बैठे थे? हम केवल ये जानना है, ये याद नहीं है। कई बार ऐसे मौके आए हैं पर मैंने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। लोगों ने जैसी जिसको लगा वैसी उसने अपनी धारणा बनाई और उसने आगे, सोशल मीडिया का जमाना है, उसने पोस्ट कर दी होगी। और रही फोटो की बात, सेल्फी की बात, तो आज भी मैं कहीं भी जाता हूँ, इवन क्षेत्र में भी जाता हूँ, तो कई बार मैं कई लोगों के साथ सेल्फी में स्वयं लेता हूँ। कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं या मैं किसी ऐसे धार्मिक ग्रुप से मिलता हूँ या कभी कोई विद्वान व्यक्ति से मिलता हूँ या किसी गांव में भी गए और कोई बुजुर्ग किसान बैठे हैं अपने खेत खलिहान में बैठे हैं, तो मेरी इच्छा होती है कि आइए ना आपके साथ एक सेल्फी ले लेते हैं। तो ये तो अपना अपना शौक है। सेल्फी आज भी मैं लेता हूँ, पहले भी लेता था, पर लोगों ने उस चीज़ को कहीं और रिलेट कर दिया। तो आप किसी को, सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी को रोक नहीं सकते हैं। और अपने अपने नेता के साथ सेल्फी तो बहुत लोग लेते हैं। मेरे साथ भी जब मैं क्षेत्र में निकलता हूँ तो हजारों लोग सेल्फी लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि 2019 के बाद से लोग डरने लगे हों कि यार केपी यादव जी की सेल्फी में संग नहीं आने, नहीं तो निपट जाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये तो मतलब मेरे लिए, मैं जिसके साथ सेल्फी लेता हूँ मेरे लिए सम्मान की बात है, या जो लोग मुझे चाहते हैं वो मेरे साथ सेल्फी लेते हैं। तो ये तो एक जुड़ाव वाला बात रहती है। किसी के साथ हम अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम उसके साथ सेल्फी लेते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं 2019 की ओर। 2019 में जब आपको टिकट मिली विधानसभा के बाद, तो आप मानसिक रूप से तैयार थे कि बड़ो चुनाव, एक ऐसी सीट जो सिंधिया परिवार की लगभग परंपरागत सीट हो गई, आपको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दो। निश्चित तौर पे भाजपा की लहर थी, मोदी जी को प्रभाव हो, लेकिन फिर भी आप आश्वस्त थे अपनी जीत के प्रति? बिल्कुल। मैं आपको पहले भी कहा कि मैं जो भी काम करता हूँ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता हूँ, पूरी लगन से करता हूँ। ये मेरा एक स्वभाव रहा है बचपन से। मैंने जब नर्सिंग होम चालू किया तब भी अशोकनगर जिले का मेरा पहला ऐसा नर्सिंग होम था जहाँ आधी रात को भी व्यक्ति पूरे भरोसे के साथ आता था कि अगर डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं तो वहाँ हमें ठीक से जो है उपचार मिलेगा ही मिलेगा। और मैं अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा देता था, चाहे मुझे कोई भी डॉक्टर्स बुलाने पड़े, कहीं से भी बुलाना पड़े, कुछ भी व्यवस्था करनी पड़े उस मरीज़ के लिए, पर मेरे यहाँ कोई भरोसे से आया तो मुझे पूरी ईमानदारी से और पूरे समर्पण भाव से काम करना है। यही राजनीति में रहा। जब से मैं राजनीति में सक्रिय रूप से आया तो पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से काम किया। जब 18 में मैंने चुनाव लड़ा, पर 18 में किन्हीं कारणों से, कुछ वोटों से मैं नहीं जीत पाया, पर उसके बाद पार्टी का ऐसा निर्देश था, माननीय अमित शाह जी आए थे गुना में और उन्होंने बात रखी थी कि कुछ भी करके इस बार लोकसभा सीट हमको लेनी है। और उन्होंने एक टीम बनाई थी, उस कोर टीम में मैं भी एक सदस्य के रूप में मैंने भी काम किया और हम लोगों को जिम्मेदारी दी थी कि ये लोकसभा इस बार अपन को लेनी है। तो हम सब लोगों ने मिलकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया था और उस समय मुझे युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया था लोकसभा का। तो यूथ से कनेक्ट होने का भी मुझे मौका मिला। और आप तो जानते हैं हमारा देश तो युवाओं का देश है, तो यूथ से जब कनेक्शन हुआ और जब पूरे लोकसभा में हम लोगों ने मीटिंग्स ली, हम लोग घूमे, तो कहीं ना कहीं विश्वास हो गया था कि ये लोकसभा हम जीतेंगे। और आपको याद होगा मैंने चुनाव के समय में भी कहा था कि अगर हम सारी विधानसभाओं का कैलकुलेशन निकालें, 8 विधानसभा हैं उस लोकसभा में, और 8 विधानसभाओं का अगर हम कैलकुलेशन निकालें तो हम लोकसभा जीत रहे हैं। तो ये तो कंफर्म था कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पूरी ताकत से अगर लग जाएगा तो 100% हम सीट जीत जाएंगे। तो चुनाव के पहले ही ये लगभग मेरे दिमाग में तो क्लियर था कि चुनाव इस बार बीजेपी जीतने वाली है, पर यह पता नहीं था कि टिकट किसको मिलेगा। और हमेशा जहां भी बात ऊपर हुई मेरी, तो मैंने भी यही आश्वस्त किया था कि चुनाव हम जीत रहे हैं, बस हमें कैंडिडेट अच्छा मिल जाए। अगर कैंडिडेट हमें अच्छा मिलेगा तो निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। इसके बाद फिर चुनाव आप जीते मई 2019 में। फिर 8 महीना बहुत जलजला चले आपको, सब तरफ केपी यादव, फिर अचानक आ गई फरवरी 2020।
और फरवरी 2020 में वहाँ से फिर पलट गए। जिनको आपने हराओ बे भाजपा में पूरी दल बल के संगे। फिर उते से लोगों ने कही कि अब जो है केपी यादव डाउन, और कछु बहुत सारे लोगों को महसूस भाव परिस्थितियां भी ऐसी बनी कि आप जब सांसद हते तो बतौर सांसद आपको प्रवक्ता बना दोगे पार्टी को, और प्रवक्ता भी मतलब एक सामान्य कार्यकर्ता के लाने बड़ी चीज़ है, लेकिन इतने बड़े स्तर के व्यक्ति को हरा के लोकसभा सीट जीतने वाले सांसद के तौर पे कहीं ना कहीं जो कर लगे कि जानबूझकर डिमोशन करेगा। ऐसी बात आई थी आपके मन में? देखिए, आपने हमेशा से, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है या भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से अगर आप जुड़े रहे हैं और समझते हैं उनकी भावनाओं को, तो आप देखते होंगे कि शीर्ष नेतृत्व से लेके हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक हर व्यक्ति यही कहता है कि सबसे पहले मैं एक कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही अपने आप में एक सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और फिर इसके बाद जो दायित्व जिस कार्यकर्ता को जैसा पार्टी देती है उसके अनुरूप वो काम करता है। और कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। आपको हर पल हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और सीखते रहना भी चाहिए। तो जब से मैं आया हूँ, मुझे जो जो जिम्मेदारी दी, हर जिम्मेदारी से, हर दायित्व से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सांसद के रूप में भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एज ए प्रवक्ता भी मैंने बहुत कुछ सीखा। जिन जिन कमिटीज़ में मुझको रखा गया मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जब मेरा टिकट कटा, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि टिकट कटा तो मुझे मेरी पार्टी भूल गई। एक कार्यकर्ता के रूप में मेरे जैसे कार्यकर्ता का क्या सदुपयोग हो सकता है, इस कार्यकर्ता को क्या दायित्व दे के राष्ट्र हित में और पार्टी के हित में लगाया जा सकता है, पार्टी ने पूरा ख्याल रखा। मुझे कई अन्य प्रदेशों में जिम्मेदारियां दी गई और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई मैंने उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया, और जो पार्टी की उम्मीद थी उस उम्मीद पे मैं खरा भी उतरा। तो कहीं ना कहीं हर पल मुझे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला, और जो दायित्व मिला उसका मैंने ठीक से निर्वहन भी किया। मुझे कभी भी एक पल को भी ऐसा नहीं लगा, और ना आपने कभी किसी भी इंटरव्यू में या कहीं भी कोई ऐसी बात सुनी होगी कि मैं उदास हूँ या मैं निराश हूँ या मेरे पास कोई काम नहीं है। आप देख रहे होंगे मैं जैसा एक्टिव सांसद के रूप में था वैसा ही उतना ही एक्टिव बाद में भी बना रहा, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहा मुझे। लेकिन कोई खिलाड़ी अगर अपने पहले दूसरे मैच में शतक मार दे और अगली बार उसको टीम से ड्रॉप करके कह दो कि जाओ रणजी खेलो, तो फिर कष्टदायक बात तो है। देखिए, मुझे कभी ये बोला नहीं गया कि आप कहाँ जाके खेलोगे। मैं मेन स्ट्रीम में था, मेन स्ट्रीम में रहा। और हाँ, जो दायित्व कभी छोटा बड़ा नहीं होता। काम को मैं कभी नहीं मानता कि छोटा या बड़ा काम है। जो काम मुझे पार्टी ने दिया मैंने उसको पूरी ईमानदारी से निभाया और उस काम से बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। और मुझे लगता है कि पार्टी जिस तरह से एक एक कार्यकर्ता गढ़ती है, एक एक कार्यकर्ता को उस लायक बनाती है कि वो आगे राष्ट्र सेवा में या पार्टी के लिए क्या उपयोगी हो सकता है, मुझे लग रहा है वो गढ़ने का काम पार्टी कर रही है। और मुझे हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, और इससे आगे मुझे भी लाभ होगा और पार्टी को भी लाभ होगा। लेकिन 24 के लोकसभा में लगभग जो तय होगा तो कि आपको टिकट नहीं मिल रही, तो 23 के विधानसभा के लिए भी आपका नाम चले कि चलो ठीक है, सांसद की अगर नहीं भी दे पाओ तो विधानसभा में हो पाए, तब आपने प्रयास करें। देखिए, मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैं ठीक से काम कर रहा हूँ, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप ठीक से काम कर रहे हैं, तो पार्टी निश्चित ही आपका ध्यान रखेगी। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मुझे कोई ना कोई दायित्व मिलता रहेगा और काम मिलता रहेगा, और पार्टी ने हमेशा मुझे काम दिया। कभी मैं फ्री नहीं रहा। मुझे अन्य प्रदेशों में भी भेजा, अपने स्टेट में ही भेजा। विधानसभा के समय में भी मुझे काफ़ी विधानसभा 22-23 विधानसभाएं दी गई। नगर पालिका के इलेक्शन थे तब भी मुझे नगर पालिकाओं में जिम्मेदारी दी गई। लोकसभा का इलेक्शन था, मेरा टिकट भले ही कटा था पर मुझे पहले नर्मदापुरम भेजा गया, उसके बाद मुझे बैतूल भेजा, उसके बाद मुझे दिल्ली भेजा, उसके बाद मुझे बिहार भेजा। तो काम तो मुझे मिलता रहा। उसके बाद जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हुए, चाहे वो बिहार में हुए हों चाहे असम में हुए हों, मुझे भेजा। बीएमसी के इलेक्शन मुंबई में थे, मुझे वहाँ भी जिम्मेदारी थी।
तो पार्टी मुझे कोई ना कोई दायित्व देती भी रही और मुझे भी उससे बहुत लाभ हुआ। हर जगह हर प्रांत में जाके कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला और काम तो मैं करता ही रहा हूँ और आज भी काम कर रहा हूँ। काम तो बहुत सारे मिले, लेकिन 2020 से 24 तक बहुत सारे कार्डों में, मंचों में सांसद ही गायब रहे। तो आपने बाकायदा पत्र भी लिखे, तो बाकी काम तो मिले, लेकिन देखिए, इधर तो दिक्कत मेरा है। ये मानना है, पत्र मेरे बीच बीच में वायरल हुए हैं, वो कैसे वायरल हो गए मुझे नहीं पता। राष्ट्र हित में और पार्टी के हित में, हमारे लिए सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, उसके बाद हमारी पार्टी है, उसके बाद हम आते हैं। जो भी पत्र मैंने लिखे होंगे उन पत्रों में आप एक एक शब्द को देख लीजिए, हमेशा मैंने राष्ट्र को प्रथम रखा होगा, उसके बाद पार्टी के हितों को रखा होगा, उसके बाद फिर अपने आप को रखा होगा। तो जो पार्टी की गाइडलाइन है या जो पार्टी का संविधान है, अगर उससे दाएं बाएं अगर कहीं कोई हो रहा है तो ये मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को उससे अवगत कराऊं। ये मेरा कर्तव्य है और वही मैंने किया। जहां मुझे लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, इसमें सुधार होना चाहिए, तो बनी बात है, हम अपने परिवार में भी अपने बड़ों को बताते हैं, तो हम अपनी पार्टी में भी अपने शीर्ष नेतृत्व को उससे अवगत कराते हैं। आगे वो अपने विवेक से उस पर निर्णय लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये तो होना ही चाहिए। अगर आप कोई भी हो रहा है और आप उसकी बात अपने शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंचा पाते हो, तो ये आपकी कहीं ना कहीं आपसे चूक हो रही है। तो अपने शीर्ष नेतृत्व को तो हमेशा अवगत कराते रहना चाहिए जो भी होता है। तो वही मैंने किया। तो 2023 हो गई, 24 हो गए, अब आए 26 पे। 26 में अब आपको मिली जिम्मेदारी, तो बीच के 23 के बाद या 24 के बाद भी कही गई थी कि जिम्मेदारी मिले। अब जाके मिली है नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष की। तो अब फिर से ट्रैक पे आई आओ सिस्टम, या जो आप पुराना चल रहा तो आप वही को मान के चल रहे कि एक कदम और? मैं वही कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि मैं ट्रैक से कभी हटा ही नहीं। ये बाकी लोगों की सोच हो सकती है कि मैं ट्रैक से हटा फिर ट्रैक पे आया। मेरा ये मानना है कि मैं ट्रैक से कभी हटा ही नहीं। कोई ना कोई जिम्मेदारी मुझे मिलती रही, मैं उसका निर्वहन करता रहा। अभी मुझे फिर से कोई नई जिम्मेदारी है तो मैं इसमें भी बहुत अच्छे से काम करके दिखाऊंगा। लेकिन अब अगर आपको जब नई जिम्मेदारी मिल गई है, तो मिलने के बाद आप बाकायदा मंच से कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, अब हर कार्यक्रम में आपका बेटा आएगा, तो बस टीस तो आ रही बाहर। देखिए क्या होता है कि मैंने आपको वो संज्ञान भी उस दिन भाषण में भी कहा था कि मैं पिछले जन्माष्टमी पे जब मुंगावली गया था, तो बनी बात है, जब आपके परिवार के लोग, आपके चाहने वाले, आपके सहयोगी कार्यकर्ता जो रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में रहता है कि आपको टिकट मिलना चाहिए था, आपको ये होना चाहिए था। बिल्कुल वो अपने नेता से उम्मीद करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका भाई किसी अच्छे दायित्व पे रहे ताकि वो लोगों की मदद कर सके। लोग यही उम्मीद करते हैं अपने जनप्रतिनिधि से कि उनके सुख दुख में वो काम आए। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे क्षेत्र का बेटा या मेरे पार्टी का भी ये व्यक्ति, इनको कोई अच्छा अगर दायित्व मिलता है तो ये हमारी मदद करेंगे, और करते भी हैं लोग। तो वहाँ मैंने वही कहा था कि कुछ लोगों के जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे थे, हम हर्षोल्लास से नाच गा रहे थे, पर लोगों के चेहरों पे वो मुस्कान नहीं दिख रही थी। कहीं ना कहीं लोगों के मन में था कि अरे भैया ये क्या हो गया। तो मैंने कहा था आप चिंता मत करो भाई, लोगों को जो है, अपने लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी कहावतें कही रहती हैं, कई किस्से कहानी सुनाए जाते हैं, मैंने ये बताया भी था एक दिन। तो अपने लोगों को जो है उत्साहित रखने के लिए, अपने लोगों में एनर्जी भेजने के लिए ये तो बोलना ही पड़ता है। तो मैंने बोला था और अभी भी यही बोला है कि टाइगर अभी जिंदा है। भाई मैं आपके साथ हूँ, आप ये मत सोचो कि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं कहीं खो गया। मैं कल भी आपके साथ था, मैं आज भी आपके साथ हूँ। मैं उस क्षेत्र का बेटा हूँ, मेरी वो जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, तो मैं उससे अलग कभी हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ, अपनी पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ खड़ा हूँ, और उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा हूँ। मेरा आशय बस उतना ही था। जी, तो आप बहुत सारी ऐसी बातें कह रहे हैं जो ठीक है, कैमरे के सामने कह रहे हैं, लेकिन एक बहुत व्यक्तिगत बात, मतलब इको अगर पार्टी लाइन से हटके भी बात नहीं है, एक बहुत सामान्य सी बात है कि जब आपको जब पद दोगा, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है, और आपको पद मिले, जब आप अपने क्षेत्र में पहुंचे और पार्टी की बहुत सारे पदाधिकारी ने दूरी बनाई, आपने अपरोक्ष तौर पे कटाक्ष करे, और अब आप भले ही कैमरे के सामने तनक कर दो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कछु मर्यादाएं रखी जानी चाहिए कि अगर पार्टी, आप भी पार्टी के लाने काम कर रहे हैं, बाकी पदाधिकारी भी काम कर रहे हैं, तो
थोड़ी सी मर्यादाएं नहीं रखी जानी चाहिए कि वे पदाधिकारी कम से कम स्वागत समारोह में या किसी जगह पहुंचे? देखिए, ये अपना अपना एक स्वभाव होता है, और कौन कितना अपनी पार्टी के संविधान को फॉलो करता है। किसी को जबरदस्ती आप किसी से कोई काम करा नहीं सकते जब तक आदमी पूरे मन से उन चीज़ों को ग्रहण नहीं करता। हमारी विचारधारा क्या है, हमें क्या करना है, हमें कितने अनुशासन में रहना चाहिए, तो धीरे धीरे समझ लोगों की बढ़ती जा रही है, और रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं भी रोज सीख रहा हूँ, तो बाकी लोग भी रोज कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे, और उम्मीद करते हैं कि सब लोग मिलके काम करेंगे और सबको सद्बुद्धि आएगी, और सब लोग मिलके ही काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। सद्बुद्धि तो छोड़ दो, कोई 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 बालक बुद्धि भी कह दे तो ऐसे सोशल मीडिया पे कई बार दोनों पक्षों की तरफ से भयंकर तीर चलते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो हमेशा यही रहा है, मैंने तो हमेशा जो है विश्व कल्याण की बात की है, और सबके भले की बात करता आया हूँ। आप क्षेत्र में भी जाके देखेंगे, या जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, जिन जिन प्रदेशों में भी मैं गया हूँ, या मेरे क्षेत्र में या मध्य प्रदेश में, आप किसी से भी पूछेंगे, किसी भी पार्टी के व्यक्ति से पूछेंगे, किसी भी धर्म या समाज के व्यक्ति से पूछेंगे, तो हालांकि लोगों ने तो भगवान राम में भी कमियां निकाल ली थी, तो मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे में कोई कमी है ही नहीं और लोग मेरे बारे में गलत बोलते ही नहीं है, बोलते ही हैं, आपने अभी बोला। पर ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो केपी को अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं, एक अच्छा नागरिक मानते हैं, और मेरा कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं एक अच्छा नागरिक बनूं। मैं अगर अच्छा नागरिक बन गया तो निश्चित ही मेरा जीवन सफल है। जी, चलिए, अब आप नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष बने हैं। इस विभाग के जरिए की प्रकार से लोगन की उम्मीदों को लेकर आपकी काम करने की इच्छा है? बहुत अच्छा दायित्व पार्टी ने मुझे दिया है, मेरे रुचि का विषय भी है ये, क्योंकि इसमें गरीब भी जुड़ा है, इसमें किसान भी जुड़ा है, इसमें व्यापारी भी जुड़ा है, और लगभग बहुत बड़ी आबादी को ये टच करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम उपार्जन करते हैं तो हम सभी किसानों से जुड़े हुए हैं, ताकि किसान का भी सम्मान हो, और उसके द्वारा जो दिन रात मेहनत करके जो अन्न उपार्जन किया जाता है, जो अन्न उगाया जाता है, उसका सम्मान हो, उसका एक एक दाना सरकार सम्मान के साथ खरीदे, और इसके बाद उसका ठीक से भंडारण हो, क्योंकि वो राष्ट्र की संपत्ति हो जाती है। राष्ट्र को कहाँ अन्न किस जगह भेजना है, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, तो उसका ठीक से भंडारण हो, ठीक से रख रखाव हो, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके बाद जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक अनोखी योजना चलाई है, जो विश्व के किसी देश में नहीं है, कि गरीबों तक कम से कम भोजन की व्यवस्था तो हो, तो राशन पहुंचाना एक एक गरीब तक बहुत बड़ा काम है और अद्भुत काम है। तो इसकी ठीक से देखरेख हो, वो अन्न ठीक से गरीब की थाली तक पहुंचे, तो हर एक गरीब से जुड़ाव हो जाता है, वो भी बहुत बड़ा काम है। इसी तरह राइस का भी है, तो राइस का उपार्जन, उसके ठीक से उसका रख रखाव, फिर वो भी गरीब तक कैसे पहुँचे, तो काम तो बहुत अच्छा है, और मैं प्रयास करूँगा कि इसमें क्या बेहतर से बेहतर मैं कर सकता हूँ, ताकि पारदर्शिता रहे, कहीं कोई मेरे किसान को दिक्कत ना आए, कहीं किसी गरीब को कोई दिक्कत ना आए, उसके घर तक, उसके थाली तक वो अन्न पहुँचे, तो मेरा प्रयास होगा। और मैं निश्चित ही, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने सीनियर्स के मार्गदर्शन पे चलते हुए, अपने अधिकारियों को साथ में लेके इस काम को बहुत अच्छे से करूँगा। तो एक बड़ा दायित्व मिले, लेकिन एक खबर जो है अखबारों में है कि भैया जिनको अब ये नए दायित्व मिले हैं निगम मंडल के अध्यक्ष वाले, उनको अब टिकट ही नहीं मिले, तो फिर समस्या। ये पता नहीं कहाँ से क्या बात आई है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। और हाँ, पार्टी कोई निर्णय लेगी तो लेगी, पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि होता है, पार्टी जो निर्णय लेगी लेगी। आज पार्टी ने ये दायित्व दिया है, कल कौन सा दायित्व देगी किसी को नहीं पता। पार्टी अपने कार्यकर्ता की क्षमताओं को देखते हुए उसको दायित्व देती है। तो अगर पार्टी को मुझ में जो क्षमताएं दिखेंगी कि मैं किस काम के लिए उपयुक्त हूँ और इस कार्यकर्ता से क्या काम कराना है, पार्टी वो काम कराएगी।
और आप तो देखिए ना, ये सब बीजेपी में ही होता है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है, एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी संभव है, बस कार्यकर्ता पूरी निष्ठा ईमानदारी से, पूरी लगन से राष्ट्र हित में और पार्टी के हित में काम करेगा तो निश्चित उस पर दायित्व की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा, 2024 के आसपास कांग्रेस भी बड़ी लाड़ दिखा रही थी आप पे अचानक से, तो उस समय का जो संपर्क करे कांग्रेस ने आपसे? देखिए, यही तो राजनीति है, यही राजनीति है। और कांग्रेस तो छल बल सब उपयोग करती है। तो उनका क्या आशय था क्या नहीं, मेरा तो कभी किसी से कोई संपर्क रहा नहीं। उनने कोई उसके पहले भी मैंने आपको बताया कि उसके पहले भी मैं सक्रिय रूप से राजनीति में नहीं था, मैंने हर जगह बोला है। हाँ, सिंधिया परिवार से मेरा जुड़ाव रहा है, कई पीढ़ियों से रहा है, तो मेरा उनसे जुड़ाव था। पर मेरा कांग्रेस पार्टी में, या आप पुराने कोई भी फोटो मेरे बचपन के भी देखेंगे तो माननीय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के साथ मेरे फोटो आपको मिल जाएंगे, मेरे फादर के राजमाता साहब के साथ फोटो मिल जाएंगे, माधवराव जी के साथ फोटो मिल जाएंगे, मेरे बचपन से ही माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ फोटो मिल जाएंगे। पर कांग्रेस के अन्य किसी नेता के साथ मेरे कोई फोटो नहीं मिलेगा आपको। तो मेरा जुड़ाव कोई पार्टी में नहीं रहा है, मेरा एक परिवार से पारिवारिक जुड़ाव रहा था। और हाँ, जब से मैं सक्रिय राजनीति में आया हूँ तब से मैं बीजेपी में ही हूँ, और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेके और नीचे के कार्यकर्ता तक मेरा सबसे जुड़ाव है, और आप सबके साथ मेरे फोटो देखेंगे। तो लेकिन अब ज्यों के त्यों सांसद बन गए, बीच में आप एक बार उनको हरा दिए, अब आपकी अपनी अलग लाइन, एक तरीके से भाजपा आपको भी समाहित कर रही है, ऐसा नहीं लगता अब उस जुड़ाव को दोबारा से मेंटेन करने की आवश्यकता? भाजपा में मैं समाहित हो चुका हूँ, भाजपा मुझे बहुत पहले ही नहीं, हम आपकी व्यक्तिगत जुड़ाव की कह रहे हैं कि जो आपने कहा कि 3 पीढ़ी का जुड़ाव है, तो क्या उस जुड़ाव को फिर से मेंटेन करनी, या उसी रिश्तों की ऊंचाई तक के लिए आपने दोबारा प्रयास नहीं किया? वो लोगों की एक सोच है, बाकी इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। मेरे जो उनसे संबंध थे वो आज भी हैं। जहां भी हम मिलते हैं एक दूसरे का पूरा आदर करते हैं, पर पता नहीं कहां से क्या बात आ जाती है। वो मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। जब तक मैं सांसद रहा, आपने देखा होगा, मैं हमेशा उनकी अगवानी में गया, एक प्रोटोकॉल के तहत जहां जहां मुझे जाना चाहिए मैं निश्चित रूप से वहां गया। और आज भी अभी हमारा प्रशिक्षण वर्ग था, उसमें भी वो आए थे, तो उनमें भी उनसे राम राम श्याम श्याम हुई थी। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हम एक पार्टी में काम कर रहे हैं, एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, एक विचारधारा को लेके काम कर रहे हैं, हम सब साथ में हैं। तो आपकी और उनकी तो राम राम श्याम श्याम है, लेकिन समर्थकों की धूमधड़ाम सोशल मीडिया पे है, तो या और भी है, तो उसको लेके आपने कभी प्रयास नहीं किया अपनी तरफ से कि उस धूमधड़ाम को भी राम राम श्याम श्याम तक ले चले? देखिए, क्या होता है कि कोई ना कोई कार्यकर्ता कहीं ना कहीं ज्यादा जुड़ा रहता है। हम परिवार में भी देखते हैं कि कोई बच्चा मम्मी से ज्यादा जुड़ा रहता है, कोई बच्चा पापा से ज्यादा जुड़ा रहता है, किसी बच्चे का चाचा से ज्यादा लगाव रहता है, किसी बच्चे का ताऊ से ज्यादा फ्रैंक रहता है। तो ये अपना अपना एक स्वभाव होता है, किसका स्वभाव क्या मैच करता है। तो हमारी पार्टी में भी कई कार्यकर्ताओं का किसी नेता से जुड़ाव रहता है, कुछ कार्यकर्ताओं का किसी नेता से जुड़ाव रहता है, पर हमें है तो एक परिवार, जिसकी जिससे पट रही है उससे पट रही है। भाई, पत्रकार बहुत सारे हैं, पर हमारे इंटरव्यू कई बार होते रहते हैं, हमारा आपस में जुड़ाव है तो है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों के विरोध में हूँ, लेकिन चूंकि हमारे संबंध ऐसे हैं, हम जब भी मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, तो हम मिलते रहते हैं। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। कुछ लोग उनसे ज्यादा नजदीक हैं, कुछ लोग मुझसे ज्यादा नजदीक हैं, पर हम एक विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं, और बीजेपी एक परिवार है, तो इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल के केपी यादव जी, दोबारा अगर चुनावी राजनीति में अवसर मिले तो विधानसभा में जाना चाहेंगे कि लोकसभा में? पार्टी जहां भेजना चाहिए, पार्टी जो जैसा दायित्व मुझे देगी, मैं पूरी तरह से अपने आप को एक संपूर्ण कार्यकर्ता जो होता है वह बनाने की मेरी हमेशा प्रयास रहता है कि एक आदर्श कार्यकर्ता क्या होता है मैं वो बन सकूं। और अगर मैं एक आदर्श कार्यकर्ता बनने में सफल रहा तो निश्चित ही पार्टी मुझे कोई ना कोई अच्छे दायित्व देती रहेगी, और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी के लिए और राष्ट्र हित में काम करते रहूँगा। तो पार्टी के हित में लगातार काम करें और अच्छे कार्यकर्ता के तौर पे काम करें, और उम्मीद करें कि आपके जो राजनीतिक
भविष्य वो भी और बेहतर होवे। और जी प्रकार से सरलता के संगे भी आज लोगन के बीच में है, उनकी यह सरलता लगातार कायम रहे। एक मज़ेदार चर्चा के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब कछु अपन बुंदेली भाषा में ही बात कर रहे हैं। आपकी इच्छा, हम तो पहले ही कह रहे थे। बिल्कुल। क्या है कि मैं भी एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, जिसकी आबादी जनसंख्या अपन कहें तो मुश्किल से 500 के आसपास होगी। तो आज भी जब जब मैं गांव जाता हूँ तो वहाँ जाके पूरी तरह से गांव के परिवेश में डल जाता हूँ। चाहे सवेरे से ही अपन कहें तो सवेरे उठ के भंसारा, जब भी जितने बजे भंसारा उठते हैं तो जही रहता है कि देखिए रे भैया माल डोर की देख लियो तनक, तो माल डोर की देख लियो तो माल के तहत सार में है वो बछिया खोलियो जरा, गैया ले आओ, तनक जो है पना जाए, फिर दूध लगा लो, तो जइए के सार में से गैया बाहर ले आओ, फिर बाहर जो है बछिया पकड़ लो, धोनिया ले आओ, वहाँ में जो है दूध धो ले, फिर बाल आके जो है मड़ा में ले जाओ, माँ रात को जो है जो दही रखो है बालो, मई आए नैनू आ जाए तो सवेरे सवेरे कलेऊ कर लें। तो ये सारी चीज़ें जो है चलती रहती हैं। और भंसारे सभी लोग जो है बाहर दरवाजे आ जाते हैं तो दहलान में बैठ जाते हैं, सब लोग गप्पे मारने लगते हैं। तो गांव में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पटेल की पौर में पहुंच जाते हैं तो वहाँ भी चर्चा होने लगा थे। तो गांव की क्षेत्र की क्या वहाँ चल रहा है, क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। फिर कोई अगर कह रहा हो कि चलो हमरे खाना खा ली हो तो बाकी तो चलेगा, या कोई कह रहा हो कि चलो आज तो जो है बागी बगिया में चल रहे हैं वहाँ दाल बाटी बनाएंगे, तो वो भी कर लेते हैं। तो ठीक है, तो अब अपना गांव जो का है, एक अपना अलग मजा है। तो अब भाई साहब से जो है वो इनने आज हालांकि कई थी कि बुंदेली में हुई है, लेकिन तनक तो निकली सब शुरुआत में। अब पूरी निकाल पे को बिन्ने रास्ता बता दो आखिरी में, कि अगली बेर जो है पता ही सार में बैठ के इंटरव्यू हुई तो है। ये कह रहा है कि तुम तो चाय जाओ, चाय तो जो है मड़ा भी होता है वहाँ, हाँ मड़ा हो है ना। तो अब अटाई वही भी होता है, या तो मड़ा अटाई में या बचिया के अगल बगल जो है जते बचिया लग रही हुई है, जितने कि वो भंसारे से लेकर डुंडू बेड़ तक, हाँ, कलेऊ से लेकर बिहारी तो तक चले। मैं जैसी जो चर्चा करने हाँ वह चर्चा हो जाए होता है, और वही तरह की भाषा आएगी और वही तरह की बातचीत होगी। वही कह रहे तो वो रास्ता अब आपने बना दो। बुंदेली जो है इतनी प्यारी भाषा है कि जब मैं गांव में पहुंचता हूँ तो वहां जो है बाजार की या हिंदी एक शब्द नहीं निकलता, वहां पूरी तरह से बुंदेली ही निकलत है। और वही भाषा में पूरा गांव बैठ के बढ़िया गप्पे में आकत है और चर्चा करते हैं। और कई गांव की ऐसी ऐसी कहावतें निकलते हैं कि उनमें ठाका मार के हंसत भी रहती है। तो गांव की अपनी जिंदगी का अलग मजा है। और मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया कि मैं गांव गरीब से भी जुड़ा रहा और IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर इनसे भी जुड़ा रहा। आज भी मैं गांव में जाता हूं तो भी मुझे उतना ही आनंद आता है। और ईश्वर की और मेरे माँ बाप की कृपा से मेरा एजुकेशन ऐसा हुआ कि आज मैं विदेश भी जाता हूं तो वहां भी उतना ही एंजॉय करता हूं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कम से कम मुझे पता है कि आलू जमीन के नीचे उगता है कि ऊपर उगता है, गेहूं कब काटा जाता है, फसल कैसे बोई जाती है, अन्न उपार्जन कैसे होता है, किसान खेत में कैसे काम करता है, एक गरीब आदमी अपना जीवन यापन कैसे करता है, और सो कॉल्ड जो धनाढ्य लोग हैं उनकी जीवन शैली क्या है और उनका कल्चर क्या है, उससे भी वाकिफ हूँ। और एक गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या संघर्ष हैं, उनसे भी वाकिफ हूँ। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये सब कुछ मुझे देखने सीखने को मिला ताकि मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान बना पाऊँ। क्योंकि जब तक आपको सिक्के के दोनों पहलू नहीं पता तब तक आप सही निर्णय पे नहीं आ पाते। तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको हर पहलू को जानना जरूरी है और मुझे वो अवसर मिला है। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं,
अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, क्योंकि ग्रास रूट पे क्या प्रॉब्लम्स हैं मैं उनसे भी बड़े अच्छे से वाकिफ हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पिता सरपंच भी रहे, तो आज भी मेरे परिवार में पंच से लेके, पंच का चुनाव भी लड़ा है मेरे परिवार ने, सरपंच का भी लड़ा है, जनपद सदस्य का भी लड़ा है, जिला पंचायत सदस्य का भी लड़ा है, जनपद अध्यक्ष का भी लड़ा है, मंडी सदस्य का भी लड़ा है, मंडी अध्यक्ष का भी लड़ा है, जिला पंचायत अध्यक्ष का भी लड़ा है, विधानसभा भी लड़ा है, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि लोकसभा भी लड़ा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला, और इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं कुछ बेहतर करके दिखा सकूं। और अभी तक ईश्वर की खूब कृपा रही है कि जो जो मेरी पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, और आगे भी आप जैसे भाइयों का सहयोग रहेगा तो मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। तो बहुत अच्छा करके दिखाएं, और बढ़िया शानदार मज़ेदार चर्चा, और उम्मीद करें कि आपकी जो उम्मीदें हैं खुद को लेके और समाज को लेके दो ही पूरी हो गए। राम राम। जय श्री